नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे अक्सर परीक्षार्थी जो है अपना कम समय या कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सरल और बहुत ही कम समय में अधिक अंक देने वाला साबित होता है। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एनवायरनमेंट की हम इस सीरीज में एनवायरनमेंट के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हम सरल से स्टार्ट करते हैं और कठिन की ओर बढ़ेंगे। हालांकि एनवायरनमेंट इतना कठिन नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स अच्छे दिलाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं, इन्हीं को मैंने स्कैन किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्यावरण पे। ये टॉपिक है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण जिसको अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। एनवायरनमेंट दो शब्दों से बना है। हिंदी में अगर हम देखें, परि, पर्यावरण, परि धन आवरण, यानी कि हमारे जो चारों ओर है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे, जीव जंतु हैं, सभी पर्यावरण कहलाते हैं। तो हम स्टार्टिंग जो है सरल से कर रहे हैं। पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। पर्यावरण में जो घटक हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, जैविक, अजैविक, और दो घटक जो हमारे हैं जैविक और अजैविक, ये हमने बचपन से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन वर्तमान के दौर में सांस्कृतिक घटक को भी पर्यावरण के घटक के रूप में माना जाता है। तो पहला है भौतिक। भौतिक यानी कि अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें स्थल, जल, वायु आदि आते हैं। दूसरा है जैविक घटक, जिसमें पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव और जो भी जीवित प्राणी हैं वो सभी इसमें आते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक घटक है पर्यावरण के, मानव निर्मित गतिविधियां हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण के इस प्रकार से तीन घटक हो गए। पहला हमने देखा भौतिक, दूसरा हमने देखा जैविक और तीसरा देखा हमने सांस्कृतिक घटक। इस प्रकार से हमने तीनों घटकों को पर्यावरण के देख लिया है। अब हम पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ पारस्परिक अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? या ये पूछा जा सकता है पर्यावरण की यह परिभाषा किसके अनुसार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में जारी हुआ और इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं जिसको हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण के की संरचना को हम वीडियो में देखते हैं। देखिए, पर्यावरण के स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल अलग अलग पार्ट्स हैं। देखिए, पर्यावरण पर्यावरण में वायुमंडल भी सम्मिलित है। इसके अलावा पर्यावरण में वायुमंडल के अतिरिक्त जीवमंडल, ये जिसमें पौधे, जंतु, जीवित प्राणी सम्मिलित हैं। स्थलमंडल, जलमंडल। तो पर्यावरण के मुख्य तौर पर जो भाग हैं या संरचना जो हम कह सकते हैं वो हो जाएगी आपकी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले जाएंगे, ले सकते हैं, और आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए
ये है पर्यावरण, उसकी संरचना। देखिए पर्यावरण में वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल आ गए। जलमंडल में जो है हिमनद, झील, नदी और सागर सम्मिलित है। वायुमंडल जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल और वायुमंडल के अनेक अन्य पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, जो भी स्थलाकृतियां हैं वो सम्मिलित हैं। ये रही पर्यावरण की संरचना। तो जैसा कि मैंने कहा था, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं पर्यावरण की संरचना हमने देखी है। अब हम पर्यावरण की संरचना में पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए पर्यावरण में वायुमंडल जो है एक मुख्य भाग है पर्यावरण का। वायुमंडल, तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के परितः विद्यमान जो गैसें हैं, गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण होता है वो सम्मिलित होता है, और वायुमंडल में अलग अलग गैसें मिलके वायुमंडल को बनाती हैं। तो वायुमंडल में कौन सी गैस जो है कितनी मात्रा में होती है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा का एक चार्ट है जिसमें सभी गैसों को हमने सम्मिलित किया है। इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको किस से प्रश्न बनते हैं। तो मोटे मोटे प्रश्न जो बनते हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाती है, क्योंकि प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो गैस विद्यमान है वो नाइट्रोजन है। इसका परसेंटेज है 78.08, यानी कि 78.08% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 20.95%। कभी कभी परीक्षा में 21% भी इसको लिख लिया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद अक्रिय गैस ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे नियॉन, छठे नंबर पे हीलियम, सातवें में क्रिप्टॉन और आठवें में जिनॉन और नौवें में हाइड्रोजन। तो इन 9 गैसों को आप याद कर लीजिए। मात्रा याद करनी आवश्यक जो है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन की, क्योंकि प्रश्न इनसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये रहा चार्ट, इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, ये तो रही वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा हमने देखी। इसके बाद वायुमंडल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखेंगे अलग अलग स्तर हमने वायुमंडल के हम देखते हैं। तो आप देखेंगे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये वायुमंडल की संरचना है, इसको हमने इस प्रकार से लिया है। ये इसको भी मैं आपको समझाता हूँ डिटेल से। वायुमंडल की संरचना को हमने कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं वायुमंडल के। स्क्रीन में आपको अभी वायुमंडल की संरचना दिख रही होगी। ये ग्राफ जो हमने बनाया है, जो डायग्राम बनाया है, वो आपको वायुमंडल की विभिन्न परतों को दिखाने के लिए बनाया है। कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं पहले क्या है। देखिए वायुमंडल जो है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का आवरण है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में हमने इसको बांटा है, वैज्ञानिकों ने इसको कितने भागों में बांटा है, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले है सौभमंडल, जिसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर यानी कि सौभमंडल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर समताप मंडल, उससे ऊपर की परत, उससे ऊपर की परत समताप मंडल। उससे ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल आपने देख लिया। इसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे बाहर बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का आवरण है उसको 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए सौरमंडल जो होता है, सबसे पहला मंडल पृथ्वी की पहली परत। इसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से 8 किलोमीटर की दूरी तक
ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर तक होती है। तो ये हमने मार्क किया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, याद करने में आसानी होगी। 8 किलोमीटर ध्रुवों पर होती है, 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। यानी कि इक्वेटर पर, अगर ये देखिए आप, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये पोल्स हैं, पोल्स पे सौरमंडल की ऊंचाई कम होगी, और जो ये विषुवत रेखा है यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हमने इसको समझा। अब आप देखेंगे सौरमंडल से ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल जो है 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी में आपका समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, यहाँ का तापमान जो होता है लगभग समान रहता है एक ही रेखा में। तो यहाँ पर जो है क्षैतिज रूप से हवाएं नहीं चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर विमानों के लिए आदर्श क्लाइमेट होता है। यानी कि अगर जहाँ पर विमान चल रहे हैं उसके लिए आदर्श इन्वायरमेंट जो माना जाता है, वो माना जाता है स्ट्रेटोस्फियर को, यानी कि समताप मंडल को। प्रश्न आता है विमान किस मंडल पर चलते हैं, आता है, या विमानों के लिए आदर्श ऊंचाई क्या है उड़ान की, तो ये समताप मंडल माना जाएगा। यानी कि 8 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को आदर्श माना जाता है। और समताप मंडल में ही ओजोन की परत स्थित होती है, जो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल जो है अपने आप में समताप मंडल का ही एक भाग है। यानी कि समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन की जो परत पाई जाती है उसे ओजोन मंडल कहा जाता है। यह आप देखेंगे हमने इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि ये समताप मंडल का ही एक पार्ट है। ये देखिए ओजोन मंडल। अब समताप मंडल और सौर मंडल को जो अलग करने वाली जो क्षैतिज रेखा है उसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। यस, ये देखिए आप, ट्रोपोपॉज हमने इसको लिखा है, ये ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज है, यानी कि समताप मंडल और सौर मंडल को अलग करने वाली रेखा। तो दूसरा हमें फैक्ट देखना है, सौर मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो घट जाता है। सौर मंडल में, अलग अलग मंडलों में ये अलग अलग रूप से प्रदर्शित होता है। देखिए सौर मंडल में तापमान जो है वो घट जाता है ऊंचाई के साथ, ये ऊंचाई का निशान, ये घटने का निशान। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद समताप मंडल के ऊपर है मध्यमंडल। मध्यमंडल और समताप मंडल को जो रेखा अलग करती है उसको उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज ये हमने मार्क किया हुआ है, इस रेखा को आप देख सकते हैं, स्ट्रेटोपॉज ये है। इसके ऊपर मध्यमंडल और आयन मंडल के बीच की जो रेखा है उसे कहा जाता है मीजोपॉज। ये मध्यमंडल और आयन मंडल को अलग करती है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई जो है धरती से, वो मध्यमंडल का पार्ट है। अब 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई जो है आयन मंडल का पार्ट है। ये ऊंचाई हमने जाहिर की है। उम्मीद करते हैं आपको संरचना समझ में आ रही होगी। और संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में ही विचरित होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, संचार उपग्रह कहाँ पर विचरित होते हैं या कहाँ पर संचार उपग्रह घूमते हैं। तो संचार उपग्रहों के लिए आयन मंडल, और आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हमने जो मुख्य बातें पढ़ी, इसमें कुछ जो परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स हैं। देखिए सौरमंडल में मौसमी की घटनाएं सारी सौरमंडल में होती हैं। बादल, आंधी, वर्षा
सभी सौरमंडल में ही होती हैं। और इसके अलावा समताप मंडल विमानों के लिए आदर्श है। मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, उसके बाद आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, संचार उपग्रह यहीं पर घूमते हैं। इसके ऊपर जो है वायुमंडल। अब प्रश्न कभी कभी ये भी आते हैं तो कि सौरमंडल में ऊंचाई के संग तापमान घटता है या बढ़ता है, या समताप मंडल में घटता है या बढ़ता है। तो सौरमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान जो है वो घट जाएगा। समताप मंडल में ऊंचाई के संग तापमान बढ़ता है। मध्य मंडल में घटता है तापमान ऊंचाई के साथ। आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। अब बाह्य मंडल में तापमान जो होता है 1000 डिग्री से अधिक होता है। तो इसको आप देखिए, सौरमंडल में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। पहले घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, तो सीक्वेंस में है, याद करने में आसानी होगी। इससे आपको वायुमंडल की परतों की जानकारी हो जाएगी। चलिए, ये तो हमने वायुमंडल की संरचना को देख लिया। अब थोड़ा सी जो हमने पढ़ा है उसको हम समझ भी लेते हैं। वायुमंडल की संरचना जो हमने पढ़ी, ये पृथ्वी है। मान लीजिए ये पृथ्वी है। इसके ऊपर पहली परत जो है, ये मान लीजिए सौरमंडल ये हो गया, ये सौरमंडल हो गया। इसके ऊपर समताप मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो गया, ऐसे। उसके बाद आयन मंडल, ये पृथ्वी पहली परत सौरमंडल कहलाई, यानी कि ट्रोपोस्फियर। दूसरी परत समताप मंडल। तीसरी परत मध्यमंडल। चौथी परत आयन मंडल, आयन मंडल। उसके बाद ये बहिर्मंडल। इस प्रकार हमने वायुमंडल की संरचना को पढ़ लिया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जो टॉपिक्स हैं वो समझ में भी आए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में हम इन्वायरमेंट के और भी जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, और अपने फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।